नैना के माँ बाप बहुत गरीब थे। किसी तरह से नैना को पढ़ा रहे थे। उसने 10वीं की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास की थी। उसे स्कूल से स्कॉलरशिप के पैसे मिले तो उसने अपनी प्रिंसिपल से कहा, मैडम, मुझे बचपन से ही सिलाई करने का बहुत शौक है। मैं चाहती हूँ कि मुझे पैसे ना देकर एक सिलाई मशीन दिलवा दीजिए। मैं आपके लिए भी कुछ कपड़े बना दूंगी। वो खुश हो गई और उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसे ज़हीन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ही सरकार ने ये फंड बनाया है। दूसरे दिन इतवार था। दोपहर को ही नैना के घर सिलाई मशीन पहुंच गई। नैना ने मशीन खोलकर देखा। उसने अपनी सहेली प्रभा की मशीन पर पहले भी सिलाई की थी, इसलिए उसे पूरी जानकारी थी। उसने सबसे पहले अपनी मशीन के लिए एक कवर सिलाया और मशीन ढककर रख दिया। दूसरे दिन जब वह स्कूल गई तो अपनी सहेली मधु और सभी लड़कियों से कह दिया, तुम लोग अपने कपड़े अब मुझसे ही सिलवाने के लिए आना। वह घर आई तो सिलाई मशीन लेकर बैठ गई। उसने अपनी माँ की गुलाबी पुरानी साड़ी से अपने लिए एक गाउन सिला। उसे पहनकर देख रही थी कि तभी आकाश काले मेघों से भर गया और अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। घर में माँ भी नहीं थी। तभी उसे लगा कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने तुरंत अपने कपड़े बदलकर दरवाजा खोला तो देखा एक बहुत बूढ़ी औरत भीगी हुई उसके दरवाजे पर खड़ी थी। उसने पूछा, कौन है आप और क्या चाहिए? उसने कहा, मैंने तुम्हारे घर से रोशनी आते देखा तो इधर चली आई। मुझे बहुत ठंड लग रही है। नैना उसको अंदर ले आई। उसने कहा, मेरे पास तो कोई अच्छे कपड़े भी नहीं जो मैं आपको बदलने के लिए दे दूं। अभी अभी मैंने माँ की साड़ी से नया गाउन सिला है। उसने कहा, कुछ भी दे दो, जब तक मेरे कपड़े सूख नहीं जाएं, तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती। नैना ने उसे गुलाबी गाउन दे दिया। वह गुलाबी गाउन पहनकर बहुत खुश हो गई और बोली, तुम तो बहुत अच्छी सिलाई करती हो बेटी। नैना मुस्कुराते हुए बोली, आपके लिए चाय लाई हूँ, ये लीजिए, चाय पीजिए। तब तक आपके कपड़े मैं प्रेस करके सुखा देती हूँ, आप आराम कीजिए। कपड़े सूख गए और वो पहनकर चली गई। उसके जाने के बाद ही उसकी कुछ सहेलियां अपने कपड़े लेकर सिलवाने आ गईं। उन्होंने जैसे ही वो गुलाबी गाउन देखा, सब हैरान हो गईं। मधु बोली, इतना सुंदर गाउन, इसे तूने सिला है? हैरान तो नैना भी थी, क्योंकि वह गाउन उस बूढ़ी औरत के पहनने के बाद बेहद खूबसूरत बन गया था। उसने कहा, हाँ, मैंने सिला है। तीनों सहेलियों ने अपने कपड़े उसे सिलने के लिए दे दिए और चली गईं। नैना जब कपड़ों की कटाई करके सिलने बैठी तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। वह जैसे ही कपड़ा सिलने के लिए मशीन पर लगाती, पलक झपकते ही कपड़ा सिलकर तैयार हो जाता। उसमें सुंदर सुंदर बटन, लेस, फ्रिल सब कुछ लग जाता। उसकी माँ आई तो बोली, अरे नैना, तब से सिलाई ही कर रही है, पढ़ाई नहीं करनी है क्या? नैना बोली, माँ ये देखो, मैंने कितने सारे कपड़े सिल दिए। माँ ने कहा, वाह, इतनी जल्दी तुमने सारे कपड़े कैसे सिल लिए? और इतनी सुंदर लेस, बटन, इसके लिए पैसे कहाँ से आए? नैना ने माँ को बुढ़िया के आने की पूरी बात बताई। उसने कहा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने हमारा घर ही क्यों चुना। उसके जाते ही ये मशीन जादुई हो गई। माँ बोली, अब तो सारे लोग कपड़े यहीं सिलवाने आएंगे। दूसरे दिन जब वह स्कूल गई तो अपनी सहेलियों को उनके कपड़े दिखाए। सबने देखा और बोले, नैना, तेरे हाथों में इतना हुनर है, तूने पहले कभी नहीं बताया। शाम को हम तेरे घर आकर पैसे दे जाएंगे। नैना ने उन पैसों से एक रेशमी कपड़ा खरीदा और अपनी प्रिंसिपल के लिए एक गाउन काट कर रखा ही था कि वह भी बन गया। उसकी प्रिंसिपल ने जैसे ही गाउन देखा, बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा, नैना, अब से पूरे स्कूल के यूनिफॉर्म की सिलाई का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही दिलवा दूंगी। नैना ने आकर माँ को बताया। माँ बहुत खुश हो गई।
कुछ ही दिनों में उसे स्कूल के यूनिफॉर्म का कॉन्ट्रैक्ट मिला। वो स्कूल से आकर सारे दिन पढ़ाई करती और रात में कपड़े काट कर रख देती। सुबह तक कपड़े तैयार हो जाते। 2 साल में उनके पास बहुत पैसे हो गए। नैना के पिता ने एक घर खरीदा। यह बात उनके मोहल्ले में रहने वाले टेलर मास्टर बब्बन को किसी तरह हजम नहीं हो रही थी। एक तो मशीन से होने वाली उनकी इतनी अच्छी आमदनी और दूसरे नया घर। और यह बात तो सभी जानते थे कि जब से नैना को स्कूल से मशीन मिली है, उनके घर के हालात बहुत सुधर गए हैं। बब्बन के यहाँ के सारे ग्राहक नैना से ही कपड़े सिलवाने लगे थे। उसके पिता नए घर में सामान ले जाने के लिए एक ठेला ला रहे थे। ठेले पर सारा सामान जा चुका था, सिर्फ मशीन और थोड़ा सा सामान बचा था। नैना पहले ही नए घर में पहुंचकर सामान रखवा रही थी। बब्बन अपनी मोटरसाइकिल लेकर उनके घर के सामने खड़ा था। उसने कहा, अरे भाई लाओ, थोड़ा सामान मैं पहुंचा देता हूँ। यह कहकर मशीन अपनी मोटरसाइकिल पर रख लिया और लेकर अपने घर चला गया। नैना के घर अपनी मशीन रख दिया। सारा सामान लग गया था। नैना और उसका परिवार बहुत खुश था। सब थक गए थे। रात में जल्दी सो गए। दूसरे दिन सुबह सुबह ही बब्बन अपनी मोटरसाइकिल पर मशीन लेकर आ गया और बोला, भाई मुझे माफ करना, मैं लालच में आ गया था। मैंने अपनी मशीन आपके यहाँ रख दिया था, लेकिन यह मशीन कल से ही बहुत नुकसान कर चुकी। मेरी पत्नी इससे सिलाई करने गई तो उसका सिर इसमें टकरा गया और उसको 4 टांके लगवाने पड़े। मेरा बेटा इसके ऊपर गिर पड़ा, उसका दांत टूट गया। मुझे भी सुबह से चक्कर आ रहे हैं। मुझे जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, चक्कर आने बंद हो गए। नैना ने अपनी मशीन ले ली और अपना काम करने चली गई। उन सब को इस बात का एहसास हो गया कि उस दिन उस बूढ़ी औरत की सेवा और देखभाल के कारण ही ये मशीन जादुई हुई है। वो जरूर कोई देवदूत रही होगी। इस मशीन का फायदा दूसरा और कोई नहीं उठा सकता। एक गांव में एक नौजवान दीपक अपने पिता दिनेश और पत्नी ज्योति के साथ रहता था। उसका राहुल नाम का एक छोटा बेटा भी था। उसके पिता दिनेश एक छोटी नौकरी करते थे। दीपक खेती बाड़ी का काम संभालते हुए कुछ ट्यूशन भी ले लेता था। वो अपने पिता का भी पूरा ख्याल रखता था। बहू रानी भी पूरा ख्याल रखती थी। बाबूजी, ये लीजिए आपकी अदरक वाली चाय और साथ में बिस्किट और नमकीन भी है। ठीक है बहू, एक गिलास पानी भी दे देना। दीपक ग्लास में पानी लेकर आ गया। बाबूजी, ये पानी ले लीजिए, अभी अभी आए हैं। चाय नाश्ता के बाद आराम किया कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बाबूजी, ये लीजिए, सेब भी खा लीजिए। दिनेश जी नाश्ता चाय करके बैठे ही थे कि उनका पोता उनके पास आ गया। दादाजी आप आइए मेरे साथ खेलिए। बहू ज्योति, बेटा अपने दादाजी को आराम करने दो। नहीं, सबसे पहले मैं अपने पोते के साथ खेलूंगा, इसके बाद आराम करूंगा। दादा और पोता दोनों खेलने लगे। बहू ज्योति घर का काम करने चली गई। दिनेश जी सदैव अपने को बहुत भाग्यशाली समझते थे। समय बीतता गया। एक दिन दिनेश जी की तबीयत खराब हो गई। वे खाट पर ऐसे गिरे कि उठना मुश्किल हो गया। उनके बेटे दीपक ने उनका इलाज कराया। वे पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, लेकिन चल फिर सकते थे। उनकी बीमारी ने उन्हें नौकरी से वंचित कर दिया। बाबूजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? बेटा, आराम मिल गया है, लेकिन शरीर से कमजोरी नहीं जा रही है। अब आप आराम कीजिए। सुनिए जी। हाँ, आया। दीपक अंदर कमरे में बहू के पास पहुंच गया। क्या बात है? क्या अब बाबूजी आराम ही करते रहेंगे? क्या मतलब? मेरा मतलब कि उन्हें कुछ करना चाहिए। आराम करते रहेंगे तो कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएंगे। अब उनकी उम्र हो चुकी है,
उन्हें चलना फिरना ही चाहिए। काम करने के लिए मैं हूँ ना। एक दिन सवेरे सवेरे ज्योति ने बाबूजी को चाय ला कर दी। ज्योति, बाबूजी को नमकीन और नाश्ता भी दे दो। एक सेब भी काट देना। घर में नमकीन और सेव नहीं है, आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। बाबूजी ने सिर्फ चाय पी और दुखी मन से घर से बाहर निकल गए। ज्योति अपने पति दीपक के लिए चाय नाश्ता और नमकीन लेकर उसके कमरे में पहुंच गई। अब ये नमकीन कहाँ से आ गया? अभी कोने में बर्तन में थोड़ा सा पड़ा था, सो आपके लिए दे दिया। वैसे भी डॉक्टर ने बाबूजी के लिए तेल की चीजें मना की है ना। बहू घमंडी बन गई थी। उसने अपने बच्चे को भी दादा के पास जाने के लिए मना कर दिया था। जब ज्योति घर से बाहर गई तब उसका बेटा एक सेब और चाकू लेकर दादाजी के पास पहुंच गया। दादाजी, ये लीजिए, मैं आपके लिए सेब लेकर आया हूँ। आप कमजोर हो गए हैं। कहते हैं रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। आप काट कर खा लीजिए, सेब खाने से ताकत होती है। पोते का वाव और प्रेम देखकर दादाजी का आंखें भर आई। उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। वे काट कर सेब स्वयं खाने लगे और पोते को भी खिलाने लगे। कुछ ही देर में बहू घर में आ गई और उसने दादा पोते का यह प्रेम देख लिया। उसकी भौहें तन गई थी। उसने अपने बेटे को कमरे में बुलाया। राहुल, इधर आओ। क्या बात है मम्मी? मम्मी के बच्चे, तुम्हें मैंने बाबूजी के पास जाने से रोका था ना। दोनों जन मिलकर सेब खा रहे हो। क्या बाबूजी ने किचन में जाकर सेब लिया? मम्मी, मैंने बाबूजी को सेब ला कर दिया। वे कमजोर हो गए हैं। आप मुझे उनके पास जाने से क्यों रोकती हैं? बहुत जबान चलाने लगे हो। चलो पढ़ाई करो। इतने में दीपक घर पर आ गया। देखो जी, अब बाबूजी की कमाई बंद हो गई है। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। उनसे कहो कोई दूसरी नौकरी पकड़ ले। हम इस तरह उन्हें घर में बिठाकर तो नहीं खिला पाएंगे। सुनो, अब वो काफी बूढ़े हो गए हैं। अरे, ऑफिस में बैठकर तो काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। दूसरे दिन दीपक बाबूजी के पास पहुंच गए। बेटा, आज बाजार से मेरी दवाई लेते आना। ठीक है बाबूजी, लेते ही आऊंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। घर के खर्चे बढ़ गए हैं। क्या आपको कोई नौकरी मिल सकती है? बेटा, मैं अब अधिक देर तक बैठकर भी नहीं रह पाता। नौकरी करना मेरे लिए आसान नहीं होगा। दिनेश जी कई दिनों से महसूस कर रहे थे कि बहू का रवैया पूरी तरह से बदल गया है। उनका ना कमाना उसे बहुत खल रहा है। अब उनका वो सम्मान नहीं रहा। वो बहुत कमजोर हो गए थे। दीपक खेती और ट्यूशन से ठीक ठाक कमाई कर ले रहा था, लेकिन ज्योति को बाबूजी का बैठकर खाना खल रहा था। वो बाजार गई और सबके लिए कपड़े लिए, लेकिन बाबूजी के लिए कुछ भी नहीं लिया। दीपक अपने कपड़े और बेटे राहुल के कपड़े देखकर बहुत खुश हो गया। मम्मी, आपने दादाजी के लिए क्या लाया? बेटा, दादाजी के लिए बाद में कपड़े आ जाएंगे। अब उन्हें कपड़े का कोई शौक भी नहीं रहा। राहुल को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और वो अपना गुल्लक लेकर दादाजी के पास पहुंच गया। दादाजी, मेरे गुल्लक में बहुत पैसा है। ये आप ले लीजिए और अपने लिए अच्छा सा कपड़ा खरीद लीजिए। धन्यवाद बेटा, ये गुल्लक तुम अपने पास रखो। मुझे अभी कपड़े की ज्यादा जरूरत नहीं है। मेरे पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे, कमाओगे, तब मुझे अच्छे कपड़े खरीद देना। हाँ दादाजी, मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीदूंगा। अपनी कार में बिठाकर घुमाऊंगा। अच्छे होटल में खाना खिलाऊंगा। मम्मी पापा को बस आपकी कमाई चाहिए। आपने बहुत दिन तक कमाई की। मैं तो चाहता हूँ कि आप हमेशा आराम करें। खुशी से दिनेश जी की आंखें भर आई और उन्होंने पोते को गले से लगा लिया। इतने में दरवाजे पर डाकिये ने आवाज लगाई। दिनेश जी, आपकी कंपनी से लेटर आया है। ठीक है, मुझे दे दीजिए।
दीपक ने डाकिया से लेटर ले लिया और पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते वो खुशी से उछल पड़ा। बेटा, क्या कोई लॉटरी लग गई है जो तू बहुत खुश हो रहा है? बाबूजी, बहुत अच्छी खबर आई है। आपकी कंपनी की तरफ से आपके प्रोविडेंट फंड 5 लाख मिलने वाले हैं। इसके साथ ही कंपनी ने आपको ग्रेच्युइटी के रूप में 7 लाख देने का निर्णय लिया है। आपको पूरे 12 लाख रुपए देने के लिए बुलाया है। ये रुपए आपको चेक द्वारा मिलेंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये तो लॉटरी से भी अच्छी खबर है। दादाजी इसे बैंक में रखकर भी मजे से दिन गुजार सकते हैं। बहू ज्योति ने जब ये खबर सुनी तो वो दौड़ी हुई चली आई। मेरा मन कहता था कि बाबूजी को इतने सालों की नौकरी के बदले में अच्छी धनराशि जरूर मिलेगी। मैं अभी चाय और नाश्ता लेकर आ रही हूँ। कुछ ही देर में ज्योति चाय नाश्ता नमकीन लेकर हाजिर हो गई। वो बैठकर सेब भी काटने लगी। हमारा ये परम भाग्य है कि हम बाबूजी की सेवा कर पा रहे हैं। बाबूजी, आप आराम से रहिए। अब तक आपने बहुत काम किया है, अब आराम का समय आ गया है। अब अपने लाडले राहुल के पिता काम करेंगे। दिनेश, दीपक और राहुल भी ज्योति का बदला हुआ रूप देखकर मुस्कुरा रहे थे। डाकिया के एक लेटर के बाद सब कुछ बदल गया। बहू का घमंड भाग गया। दिनेश जी का सम्मान बढ़ गया। उनकी सेवा होने लगी और सारे परिवार में खुशियां आ गई।